चलिए आप लोग हमारे साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज हम जो पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है ये तार्किक कथन है, लॉजिकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसको समझते हैं। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रीजनिंग तो आता ही है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखें। फर्स्ट प्रश्न है जो इस तरह से आते हैं जिनसे आप सरल निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी जानवर जीवित प्राणी हैं, तो कौन सा कथन सही है, ये आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, सभी कुत्ते क्या हैं? जानवर। लेकिन जानवर क्या है? जीवित प्राणी है। तो यदि जानवर जानवर को हटा दिया जाए तो सभी कुत्ते क्या कहलाएंगे? जीवित प्राणी। सभी सभी शब्द मिल गया है तो फिर इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा? सभी कुत्ते जीवित प्राणी हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये प्रश्न है दूसरा और ये उस पर आधारित है जो विरोधी कथन होते हैं, कंट्राडिक्टरी होते हैं, उनको समझते हैं। देख लीजिए, कथन पहला क्या है? कुछ फल मीठे हैं। अब यहाँ पर वो बोलता है कोई भी फल मीठा नहीं है। दोनों एक दूसरे के कैसे हो गए? उल्टे। क्यों? मीठे भी हो सकते हैं और कोई नहीं है माने उसमें कोई मीठा भी नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दोनों कथन कैसे हो सकते हैं? असत्य। यदि ये सही है तो ये गलत है, यदि ये सही है तो ये गलत है। दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते हैं। अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ये भी कथन वाला है। लिखा है सभी पक्षी उड़ते हैं, पेंगुइन एक पक्षी है। सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, उसके हिसाब से आप ये लगाएंगे कि सभी पक्षी क्या है? उड़ते हैं। लेकिन पक्षी में कौन आ गया है? पेंगुइन। पेंगुइन एक पक्षी है ना, दो एक शब्द मिल रहे हैं, माने पेंगुइन। पक्षी की जगह हम क्या लिखते हैं? पेंगुइन। तो हम लिख सकते हैं कि जो पेंगुइन है वो क्या है? उड़ता है। इस तरह से आपको लॉजिक लगाना है, सोचने वाली चीजें हैं, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। जल्दबाजी नहीं करना है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो इस पर आधारित है, कारण और प्रभाव वाले क्वेश्चन, कॉज और इफेक्ट है। कथन है शहर में भारी बारिश हुई तो शहर की सड़कें जलमग्न हो गईं। इसमें हमको बताना है कि कारण कारण लिखा है तो हमको कौन सा कारण है। तो शहर में भारी बारिश हुई, इसी कारण तो सड़कें क्या हो गई? जलमग्न हो गई। तो हम लिख सकते हैं कि कथन 1 कथन 2 का क्या है? कारण है। भाई इसके कारण ये हो रहा है तो ऊपर वाला क्या कहलाएगा? कारण। तो कथन 1 कारण कहलाया, कथन 2 उसका क्या कहला गया? प्रभाव। इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको समझना है कि कैसे हमको लॉजिकल थिंकिंग करना है। अब यहाँ 5वां प्रश्न है धारणा परीक्षण, जो आप सोच रखते हो उस पर। तो देखिए कथन क्या है? कृपया परीक्षा में नकल ना करें, ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। इसका मतलब क्या है? इसमें क्या धारणा है कि परीक्षा देना अनिवार्य है? क्या ये कह रहा है? ईमानदारी से कोई पास नहीं होता कि ये कह रहा है? कि परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है तो ये कह रहा है? ये कह रहा है कि कुछ लोग परीक्षा में क्या कर रहे हैं? नकल कर रहे हैं। उसी के लिए तो बना है, उनको समझाने के लिए बना दिए कि कृपया परीक्षा में नकल न करें। तो सभी लोग नकल नहीं कर रहे हैं पर कुछ लोग नकल कर रहे हैं। इस तरह से ये वाला ऑप्शन है। तो आपके थिंकिंग पर, आपकी सोच पर डिपेंड करता है कि हम कैसा आंसर इसका देंगे। तो आराम से सोचिए, समझिए, तब फिर आंसर आपको देना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निर्णय परीक्षण का है, डिसीजन टेस्टिंग वाले क्वेश्चन हैं। सभी नेता ईमानदार हैं। राम एक नेता है, कुछ ईमानदार लोग अमीर हैं। तो सबसे पहले सभी नेता ईमानदार हैं, तो नेता नेता तो दोनों में आ गया, माने राम भी क्या कहलाया? ईमानदार है। अब इसमें कुछ ईमानदार लोग क्या हैं? अमीर हैं। तो कुछ में तो जरूरी नहीं कि राम भी आ जाए, कोई और भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकलता है कि राम अमीर है? कोई जरूरी नहीं है। राम ने ईमानदार तो है पर अमीर हो जरूरी नहीं है।
सभी नेता अमीर है ये तो कहीं लिखा नहीं है, कुछ ईमानदार नेता ही अमीर हैं। राम अमीर नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है कि राम कैसा है, ईमानदार, क्योंकि सभी नेता ईमानदार हैं। राम नेता है तो राम भी क्या कहलाएगा, ईमानदार कहलाएगा। अब यहाँ प्रश्न क्रमांक क्या है, 7। कथन और उससे हमको निष्कर्ष निकालना होता है। तो कथन क्या है, जो छात्र नियमित अध्ययन करते हैं वे परीक्षा में सफल होते हैं, ये कथन है। राहुल परीक्षा में सफल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या है? जो अध्ययन करता है वो सफल होता है ना। राहुल परीक्षा में सफल नहीं हुआ, इसका मतलब राहुल ने अध्ययन नहीं किया। इस तरह के और भी ऑप्शन है, आपको सब पढ़ लेना है, पर यहाँ पर जो इससे निष्कर्ष निकलता है यही है कि सफल होने के लिए अध्ययन जरूरी है, और राहुल ने अध्ययन नहीं किया इसलिए असफल हो गया। अब यहाँ 8वां प्रश्न है, ये तर्क शक्ति पर आधारित है। आर्गुमेंट स्ट्रेंथ आपकी कितनी है इसको चेक करने के लिए होता है। क्या भारत में सभी सरकारी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग होना चाहिए, ये कथन है। कुछ लोग कहते हैं हाँ, इससे अनुमान लगाकर उत्तर देने पर रोक लगेगी, रुक जाएगा। तर्क 2 है नहीं, इससे छात्रों में भय उत्पन्न होगा। तो कौन सा तर्क अधिक सशक्त है ये हमको देखना है। तो क्या निगेटिव मार्किंग से डर लगता है, ये ज़्यादा सशक्त नहीं है। इसमें से देखना है कौन सा ज़्यादा सही है। तो ये ज़्यादा सही है कि ये है। तो यहाँ पर इसलिए निगेटिव मार्किंग की जाती है कि बच्चे अनुमान लगा करके उत्तर न दें, गेसिंग न करें। तो कौन सा तर्क ज़्यादा सही हो गया, फर्स्ट। तो यहाँ पर केवल तर्क एक ही क्या है, ज़्यादा सशक्त है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये कथन की पर्याप्तता स्टेटमेंट सफिशिएंट यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर हमको निकालना है। तो प्रश्न है, क्या x एक सम संख्या है? तो कथन 1 है x 4 से विभाज्य है। तो यहाँ से तो पता चलता है कि जो भी संख्या 4 से कटेगी वो तो सम संख्या होगी ही, मतलब ये कथन क्या है, सत्य है। दूसरा कथन देखते हैं, x इक्वल टू 2n प्लस 1, जहाँ n एक पूर्णांक है। यदि हम 2n करेंगे, एक जोड़ेंगे तो सम संख्या नहीं मिलेगी। थोड़ा सा देख लो, यदि मैं 2 लिखा, n की जगह 1 रख दिया, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1 कितना हुआ, 3। सम मिला कि विषम? विषम मिल गया। अब यहाँ पर मैं 2 रखूं तो 2 दूनी 4, ये 2 2 का गुणा होगा, प्लस 1 कितना हो गया, 5। क्या मिला, विषम। तो दूसरा कथन तो यहाँ पर सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला कथन सत्य है। यदि x सम है तो कुछ सम जो है 4 से क्या हो सकते हैं, विभाज्य हो सकते हैं। अब यहाँ 10वां क्वेश्चन है, कंडीशनल रीजनिंग है, इसको समझते हैं। कथन है, यदि बारिश होती है तो मैं छाता लेता हूं, आज बारिश नहीं हुई है। तो ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? तो जो बारिश होती है उसका निश्चित नहीं होता है अंदाज़ा लगाना कि बारिश होगी कि नहीं होगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, छाता लेके निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? तो जब बारिश का ही समय निश्चित नहीं है तो मेरा भी निश्चित नहीं होगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि निश्चित नहीं कहा जा सकता कि मैं छाता लेके जाऊं कि छाता लेके न जाऊं। अब ये 11वां क्वेश्चन है, कथन 1 क्या कहता है, कुछ डॉक्टर गायक हैं, सब डॉक्टर नहीं हैं। कुछ डॉक्टर क्या हैं, गायक हैं, लेकिन जितने भी गायक हैं वो क्या हैं, खुश हैं। तो गायक गायक तो मिल रहा है, मतलब यहाँ पर डॉक्टर क्या है, खुश है। तो हम लिख सकते हैं, इसी लाइन को बोल सकते हैं, कुछ डॉक्टर क्या है, खुश हैं। इस तरह से सभी डॉक्टर नहीं हो सकते, कुछ डॉक्टर ही क्या होंगे, खुश होंगे। देखिए प्रश्न 12 है, 2 कथन है, उससे हमको निष्कर्ष निकालना है। पहला कथन है, कोई भी मछली स्तनधारी नहीं है, माने कोई भी मछली स्तनधारी नहीं है, सभी व्हेल मछलियां हैं। तो यहाँ पर यदि मछली की जगह पर मैं व्हेल रख दूं, क्योंकि मछली तो दोनों में मिल रहा है, यहाँ पर व्हेल रख दूं तो कोई भी व्हेल स्तनधारी नहीं है।
इस तरह से इसका आंसर बनेगा कोई भी व्हेल स्तनधारी नहीं है। देखिए प्रश्न 13 है, इसमें कथन है सरकार को सभी नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनी चाहिए। इस कथन को मजबूत बनाने वाला तर्क कौन सा है? डॉक्टर अधिक वेतन मांगते हैं इसलिए ऐसा करना चाहिए, सरकारी अस्पताल में भीड़ भाड़ है इसलिए ऐसा करना चाहिए, निजी अस्पताल बेहतर है इसलिए करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं महंगी हैं, लेकिन इसमें और कोई एक ऑप्शन होता कि स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़रूरी हैं, तब हम महंगी ना करके ज़रूरी वाला कर देते। इस तरह से यहाँ पर हमको ऑप्शन देख करके जवाब देना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही ऑप्शन हो, कोई नया ऑप्शन दे देगा तो जो जितना पॉजिटिव सेंटेंस होगा वो उतना ही उसका अच्छा आंसर होगा। अब यहाँ प्रश्न 14 है, अनुगमन परीक्षण इन्फेरेंस टेस्टिंग पर आधारित है। कथन क्या है? पिछले 5 वर्षों में भारत में मोबाइल उपयोगकर्ताओं की संख्या 3 गुना हो गई है। इस कथन से कौन सा अनुमान उचित है? लोग टीवी नहीं देखते इसलिए मोबाइल बढ़ गया है क्या? मोबाइल कंपनियां घाटे में हैं इसलिए हम मोबाइल खरीद रहे हैं क्या? सभी लोग स्मार्टफोन का उपयोग करते हैं इसलिए कर रहे हैं क्या? इसलिए कि भारत में इंटरनेट क्या है? सस्ता हो गया है। इंटरनेट न चले तो मोबाइल तो डब्बा है, उसका क्या मतलब, फिर वो तो बातें भर करने के लिए होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 15 क्या कहता है। तर्क दोष है, लॉजिकल फैलेसी इसको बोलते हैं कि हम गलत निकाल लेते हैं उसका मतलब निष्कर्ष। मेरे पड़ोसी का बेटा रोज देर से उठता है और वह बहुत सफल है, इसलिए देर से उठने वाले लोग सफल होते हैं। क्या ये सही है ना? मतलब हम कहे कि जो शेर है वो ब्रश नहीं करता तब भी उसको दांत अच्छे मजबूत होते हैं, तो हम भी ब्रश न करें, ऐसा है। तो ये एक से हम सभी का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें क्या दोष है, इस तर्क में क्या दोष है, ये हमको पता है करना है कि एक उदाहरण से हम सभी का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि बेचारा वो सोते रहता है तब भी सक्सेस हो जाता है तो सभी लोग सक्सेस हो जाएंगे। ये कथन में दोष है। ठीक है, अब देखिए पैराडॉक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन है यह कथन असत्य है, इस कथन के बारे में क्या सत्य है? ये कथन असत्य है, इस कथन के बारे में क्या सत्य है? सत्य ये है कि यह ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। ये हम कोई सोच सकते हैं कि ये कथन असत्य है, ये मेरी सोच हो सकती है, दूसरे के हिसाब से वही क्या होता है सत्य भी हो सकता है। जैसे मैं बोल दिया कि नहीं यार गिलास में आधा पानी है, तो कोई बोलेगा नहीं झूठ बोल रहे हो, गिलास आधा खाली है, पर वो भी सही है ये भी सही है। तो वो नज़रिया होता है, इसलिए यहाँ पर यह कथन ना तो सत्य है और ना ही असत्य है। अब यहाँ पर समझना है 17वां क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल रीजनिंग का क्वेश्चन है। ए जो है बी से बड़ा है, बी जो है सी से बड़ा है और सी जो है डी से बड़ा है। तो एक काम करते हैं, पहले कौन बड़ा है? ए किससे बड़ा है? बी से। और बी किससे बड़ा है? सी से। सी से बड़ा कौन है? डी है, सी से, सी बड़ा है डी से। तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ? सबसे छोटा कौन हुआ? डी। ये बड़ा फिर उससे छोटा ये फिर उससे छोटा ये, तो सबसे छोटा कौन हो गया? डी। इसका आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से इसको देखना है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न 18 है, नकारात्मक निष्कर्ष पर आधारित है, निगेटिव कंक्लूजन है। कोई भी निगेटिव होता है, कुछ भी निगेटिव नहीं होता है। माने कुछ कोई शब्द बोले मेरे पास कुछ नहीं है, माने वो निगेटिव कहलाया। कोई भी शब्द जो है वो भी निगेटिव कहलाता है। तो यहाँ देखिए, कोई भी गुलाब नीला नहीं है, कुछ फूल गुलाब हैं। इसमें दोनों शब्द में क्या मिल रहा है? गुलाब। तो गुलाब गुलाब काटेंगे, नीला यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ फूल नीला नहीं है। इसका कथन इस तरह से बनेगा, कुछ फूल नीला नहीं है। यहाँ पर आपको इस तरह से लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है कि गुलाब तो नीला होते नहीं है।
अपने से नहीं सोचना है। ठीक है, जो कथन दिया है उसके हिसाब से काम करना है। आपका जो दैनिक जीवन में है उसके हिसाब से काम नहीं करना है। ऐसे एक मछली वाला आया था कि व्हेल की मछली स्तनधारी होती है, लेकिन उसमें कथन दिया था नहीं होती है, तो उसमें उसके हिसाब से काम करना है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न नंबर 19 है, प्रैक्टिकल रीजनिंग, व्यवहारिक तर्क क्या है? जहाँ चाय वहाँ राह। ठीक है, ये कोटेशन है, एक कथन है। मोहन को नौकरी नहीं मिली। इस कहावत के आधार पर मोहन के बारे में क्या कहा जा सकता है? मोहन अयोग्य है क्या? नौकरी का बाजार खराब है क्या? मोहन का किस्मत वाला नहीं है? मोहन ने पर्याप्त प्रयास नहीं किया है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो चलिए यहाँ पर 20वां प्रश्न है, ये मिश्रित कथन कहलाता है। सभी कारें वाहन हैं, उसमें से कुछ वाहन क्या हैं? बस हैं। सभी बसें क्या हैं? लाल। इसमें बस बस काटो, यहाँ सेट कर दोगे तो क्या होगा? लाल। माने कुछ वाहन क्या हैं? लाल हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सही बनेगा आंसर है, कुछ वाहन लाल हैं। तो इसी तरह की रीजनिंग को समझने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें और मेरे साथ आप जो है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहें।